अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अच्छा सॉरी, ये तो बाकी अभी हुआ नहीं है। ओके, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अच्छा ये हो चुका है। अच्छा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। ओह सॉरी, तो वेलकम बैक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी लास्ट वीडियो में, हो गई थी ना। सॉल्ट लॉ तोड़ दिया गांधी जी ने और वहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। ओके, तो अब आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हो रहा है, क्या इसका रिजल्ट आता है, जैसे पिछले कुछ जो लेटेस्ट गांधी जी के मूवमेंट्स थे जैसे धराशायी हो गए, फेल हो गए, क्या वैसे ये मूवमेंट भी फेल होगा, या फिर जैसे गांधी जी ने स्टार्टिंग किया था 3 बैक टू बैक सत्याग्रह बड़े सक्सेसफुली लॉन्च किए थे, क्या उसकी तरह ये भी सक्सेसफुल होगा। जानने के लिए आइए चलते हैं अपनी जर्नी पे। तो पहला पॉइंट है, सॉल्ट लॉज ब्रोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट फैक्टर्स। तो गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ दिया दांडी में। अब वहां जैसी गांधी जी ने डंडा चला दिया, बाकी लोग भी जो उसमें हम भी नमक का कानून तोड़ेंगे। तो इंडिया के कई हिस्सों में सॉल्ट्स जहां बनते थे वहां लोगों ने कानून तोड़ना चालू कर दिया, नमक खुद ही बनाना चालू कर दिया, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने खड़े होके धरना देते थे, प्रोसेशंस निकालते थे और जो भी नारेबाजी वगैरह करना वो करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस बार का जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरह से अलग था अगर ये पूछा जाए तो एक ही चीज थी कि देखो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था वहां क्या था कि आपको कोऑपरेट नहीं करना है, मतलब अंग्रेजों के काम नहीं करने हैं, राइट। सिविल डिसोबीडियंस में क्या है कि उनके काम तो नहीं ही करने हैं, साथ ही साथ उनके जो बनाए हुए कानून है उन कानूनों को भी तोड़ना है ताकि उनको पता चले कि हम ना तुमको ठेंगा कुछ नहीं समझते। ठीक है, तो वही चीजें थी। तो नॉट ओनली रिफ्यूजिंग कॉपरेशन बट ऑल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉज, ये भी इस मूवमेंट का बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, ये चीज खास ध्यान रखना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, फिर वही चीज, फॉरेन क्लोज बॉयकॉटेड, लिकर्स ऑब्स्पिकेटेड, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, फॉरेस्ट लॉज वायलेटेड, सब। तो ये सारी चीजें तो वहां भी हो रही थी, फॉरेन क्लोज का बॉयकॉट, लिकर्स ऑब्स्पिकेटिंग करना वगैरह वगैरह, तो नॉन कॉपरेशन में भी स्टार्ट हो गया था, है ना। फिर वहां पे और भी कुछ थी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया था, स्कूल छोड़ दिया था लोगों ने, टीचर और स्टूडेंट्स ने सबने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, लॉयर्स ने कोर्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, वो सब भी था। तो ये सारी चीजें यहाँ भी थी, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिली हमको। क्या, पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, रेवेन्यू देने से मना कर दिया पेजेंट्स ने, साथ ही साथ चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। अच्छा ये चौकीदारी टैक्स क्या है अब, है ना, ये बड़ा अजीब सा है चौकीदारी टैक्स। चौकीदारी टैक्स मतलब क्या होता था ना कि देखो अंग्रेजों ने ना हर गांव वगैरह में ना कुछ चौकीदार रखे हुए थे। ठीक है, अब ये चौकीदार कहने को तो उस गांव की चौकीदारी करने के लिए होते थे, ठीक है, बट ये मतलब तरह से पुलिस वाले समझ लो, बट ये होते उनके एजेंट थे ब्रिटिशर्स के। इनके एजेंट्स मतलब ये चोरी छुपे, जब वो गांव में रहेंगे, गांव के चौकीदार हैं, गांव में रहेंगे, गांव के लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, तो वहाँ क्या खिचड़ी पकड़ी है ये सारी खबर ब्रिटिशर्स को पहुँचाते थे। ठीक है, बताया था ना, वो हमारे अंदर ही लोग ऐसे थे जो ये सब काम करते थे, अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। तो वैसे ही चौकीदार रखे हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये कह के कि हम तुम्हारे गाँव की प्रोटेक्शन के लिए ये चौकीदार रख रहे हैं। ठीक है, ऐसे चौकीदार हैं तुम्हारे गाँव में। अब उसका जो पैसा लगेगा, उसको जो किराया विराया देना, किराया बोल रहा हूँ सॉरी यार, का सैलरी कहते हैं ना, सैलरी, हाँ ये सब इतना सब हमको नहीं पता है, कबो कबो सुन लेते हैं तो पता चल जाता है। तो जो सैलरी वैलरी देना है वो सब का जो पैसा है वो तुम्हारे पास से उसके लिए टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अरे आपकी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, है ना, और भी लोग होते हैं जैसे गार्डनर होते हैं, और सोसाइटी के 1-2 इलेक्ट्रीशियन भी होते हैं, 1-2 मतलब 2 तो नहीं होंगे, 1 ही होंगे, ऐसे कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के स्पेसिफिक काम के लिए। तो उनका जो खर्चा आएगा वो कहाँ से आता है, सोसाइटी में मेंटेनेंस भरते हो ना, तो वो मेंटेनेंस के पैसे से दिया जाता है। तो वैसे इन लोगों ने गांव में टैक्स लगा रखा था, चौकीदारी टैक्स, कि चौकीदार का अलग से टैक्स दो, जो अनाज उगाते हो उसका अलग से टैक्स दो, ठीक है, सांस ले रहे हो उसका अलग से टैक्स दो, ठीक है, जिंदा ही हो तुम उसका टैक्स दो। तो इस तरह के हर तरह के टैक्स लगा रखे थे। तो वैसे ही टैक्स था चौकीदारी टैक्स, जो कि चौकीदारों की सैलरी वगैरह करने के लिए लिया जाता था। अब उल्टा इसमें मतलब गजब थे ये लोग, लगा के रखे थे आदमी, क्यों पता है, लोगों को नहीं चाहिए था, हमको नहीं चाहिए चौकीदार भाई, हम अपना प्रोटेक्शन कर लेंगे, ठीक है, तुम चौकीदार तुम्हारे पास रखो। तो भी जबरदस्ती नहीं, तुमको चौकीदार रखना पड़ेगा, क्यों, तुम्हारे पास हमको पैसा मिलेगा ना, हाँ, पूरे गांव भर से पैसा ले लेंगे, मान लो 100 रुपये ले लिए, आ गया 10-20 हज़ार, और सिक्योरिटी वाले को दे दिए 4,000-5,000, सब पैसा जेब में, समझे, ऐसा करते थे ये लोग ब्रिटिशर्स। ठीक है,
विलेज के जो ऑफिशियल्स थे, जो गांव वगैरह में अंग्रेजों के कुछ ऐसे काम करने वाले लोग थे, उन्होंने काम छोड़ दिए, नहीं हम नहीं करेंगे अंग्रेजों का काम। फॉरेस्ट लॉज वायलेटेड, जो जंगलों में कानून बनाए थे, जो रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह बनाए हुए थे, जहां पर ये कह दिया था जंगल के लोगों को कि ट्राइबल्स को कि आपको एंटर नहीं होना है जंगल में, ठीक है, हमारी परमिशन के बिना एंटर नहीं होने का अंदर। तो ये लोग नहीं भाई हम तो जाएंगे, तेरे को जो करना है कर। अपने गाय भैंस जो भी भेड़ बकरी होती थी ले जाके चराते भी थे, वहां से लकड़ियां भी ले आते थे, फ्रूट्स वगैरह भी ले आते थे, तुम्हारा कानून ठेंगे से। फिर ये सब होने लगा, मतलब मूवमेंट फैलने लगा, फिर से गांधी जी का असर दिखने लगा सब जगह। तो भाई अंग्रेज लोग फिर से टेंशन में आ गए। तो इन लोगों ने क्या किया, एक एक करके धीरे धीरे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस के लीडर्स ही तो लीड कर रहे थे सब कुछ, गांधी जी बोलते थे, कांग्रेस के लीडर सब जगह चालू कर जाते थे लेके अपने लोगों को, है ना। तो लीडर्स को धीरे धीरे अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। इसी में एक बहुत बड़े लीडर थे अब्दुल गफ्फार खान। ये गांधी जी के परम शिष्य थे, बहुत ही अच्छे खास शिष्य थे, गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। ठीक है, इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी फेमस है हमारी हिस्ट्री में। ओके, तो 1930 अप्रैल में इनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा भड़क गए। हजारों लोग पेशावर आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है, पता ही होगा आपको, है ना। तो पेशावर में कई लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करना चालू कर दिया, धरना प्रदर्शन वगैरह चालू कर दिया। अब इस बीच में जब लोग मार्च निकाल रहे थे, धरना कर रहे थे, तो वहां पर पुलिस वाले आर्मर्ड कार्स लेकर पहुंच गए। आर्मर्ड कार समझते हो ना, ऐसी गाड़ी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब आर्मर्ड, पूरी तरह से कवर्ड होती है वो। ठीक है, उसके ऊपर तुम पत्थर मारोगे, गोली मारोगे, कुछ भी मारोगे, उनको कुछ नहीं होगा अंदर से, लेकिन वो अंदर से फायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी आर्मर्ड कार्स स्ट्रीट्स में लेकर आ गए ये लोग। ठीक है, नॉर्मली आर्मर्ड कार्स वगैरह बैटल जोन में चलाई जाती है, और जहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहां चलाई जाती है। तो ये आर्मर्ड कार्स लेकर ये लोग मतलब लोगों के सामने आ गए, और पुलिस ओपन फायरिंग भी करने लगी। लोगों ने ये सारी चीज़ें फेस की, इसकी वजह से कई लोग मर गए। ठीक है, ये अब्दुल गफ्फार खान अरेस्ट हुए थे, उनके प्रोटेस्ट मतलब उनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट में ये लोग जमा हुए थे, इस तरह से भीड़ भाड़ में से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस बीच पुलिस वालों ने ओपनिंग फायरिंग भी की, आर्मर्ड कार्स लेके पहुंचे थे, फायरिंग की, कई लोग मारे गए। अच्छा, लगभग 1 महीना बीतते गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। धीरे धीरे लीडर्स अरेस्ट हो रहे थे, इनको लगा कि अब गांधी जी को भी अरेस्ट करना जरूरी था, और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने। इस वजह से और ज़्यादा उग्र हो गया ये मूवमेंट। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया, हर ऐसी बिल्डिंग जो ब्रिटिश रूल का निशान है, जिसके थ्रू हमको ऐसा लगता है कि ये ब्रिटिश रूल का निशान है, जैसे कि उनके कोर्ट्स हो गए, ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गए, ऐसे ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हो गए, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ये जो भी ऑफिसेस थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे, जो उसके सिंबल्स थे, उन सब पर अटैक करना चालू कर दिया। ठीक है, कहां पर, स्पेशली सोलापुर में जो थे कौन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड ब्रूटली। अब ये सारी चीजों ने कहा, गवर्नमेंट और ज्यादा निर्दयता से इनको रोकने के लिए आगे आई। क्या क्या इन लोगों ने, पीसफुल सत्याग्रहीज, चाहे मतलब पीसफुल सत्याग्रह में जो शांति से सत्याग्रह का रास्ता लेके तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हो, चाहे औरतें हो, चाहे बच्चे हो, सबको मारा गया, बहुत पीटा गया। ठीक है, लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया, सोचो। और इतने सारे लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे औरतें हों, कोई भी हो, चाहे सत्याग्रही हो, सबको उनको मारा भी गया। ओके, ये सारी चीज़ें देखकर गांधी जी को बुरा लगा कि भाई वायलेंट हो गया है फिर से सब कुछ। तो गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी वायलेंट होने की वजह से रुक गया था, वैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से वायलेंट हो गया है सब कुछ, लोग भी वायलेंट हो गए हैं और पुलिस वाले भी बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया, और इरविन के साथ उन्होंने एक समझौता साइन किया। ठीक है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन कर दिया इन्होंने, 5 मार्च 1931 को, ये याद रखना है। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसमें गांधी जी ने इनकी कुछ डिमांड मानी और इन लोगों ने हमारी कुछ डिमांड मानी। क्या क्या डिमांड मानी गई, उनमें से कुछ खास दी गई है, एक एक की दी गई है। गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ, गांधी जी अग्रीड टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके पहले भी एक बार हुई थी, जिसे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था कि हमको तुम्हारे कोई भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तुम लोग सब बेवकूफ़ बनाते हो, मतलब समझ जाओ ये सब करते हो। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर इन लोग ने बोला था कि भाई आप हमारे साथ बात तो मानो, कम से कम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठो तो सही, डिस्कशन तो करेंगे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है भाई,
मान लेते हैं तेरी बात, देखता हूं मैं भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके। तो वो पैक्ट साइन हुआ गांधी पैक्ट 5 मार्च 1931 को, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे लंदन में, ठीक है। और इन लोगों ने क्या माना ब्रिटिश ने कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो इन लोगों को कब्जे मतलब कैद करके रखा गया है, जो ये प्रोटेस्टर्स वगैरह थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनको आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ डिसाइड हुई कि ब्रिटिशर्स हमारे प्रिजनर्स को छोड़ेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएंगे। गांधी जी गए भी, दिसंबर 1931 में गांधी जी गए लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, पर वहाँ पर कोई समझौता नहीं हो पाया, ठीक है। वो अपनी मनाने में लगे हुए थे, हम अपनी मनाने में लगे हुए थे, ठीक है। वो चाहते थे कि उनके हिसाब से काम काज हो, गांधी जी ने मना कर दिया, तो नेगोशिएशंस फेल हो गए। गांधी जी बड़े हताश होकर वापस आए, ठीक है, कि गांधी जी उम्मीद से गए थे कि इन लोगों ने इतना वो बोल के बुलाया है इतने दूर, तो शायद कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, चाहे शायद ये लोग कुछ हमारी डिमांड्स मान ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांधी जी बहुत निराश हुए और वहाँ से वापस जब लौटे तो लौटने के बाद कुछ नई कहानी देखने को मिली उनको कि ये ब्रिटिशर्स लोगों ने और ज़्यादा खतरनाक तौर तरीके अपना के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उसमें से कुछ खास लीडर्स भी थे, जैसे कि गफ्फार खान थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स को उन लोगों ने अरेस्ट कर रखा हुआ है। साथ ही साथ और भी ऐसे ऐसे लॉज लगा दिए उन्होंने, ऐसे गैर कानूनी ऐसे नियम बना दिए हुए हैं फालतू के, जिसकी वजह से वो लोग मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। कोई भी प्रोटेस्ट करे तो उसको उठा के डाल दो, ठीक है, कुछ पूछो ले के डाल दो, मतलब ऐसे गलत तौर तरीके अपना रहे थे वो लोगों को दबाने के लिए, जेल में डालने के लिए, जो भी करने के लिए, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट को कैसे भी करके कमजोर करो, इस तरह वो सारे इलीगल तरीके अपना रहे थे ब्रिटिशर्स। ये चीज़ देखी गांधी जी ने जब वापस आए तो गांधी जी को और दुख हुआ, तो गांधी ने सोचा यार कोई रास्ता नहीं, फिर से अपन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। उनको ये लगा कि यार ये सब तो मान ही नहीं रहे, ठीक है, अपन फिर से एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को री-लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने री-लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वहाँ से आने के बाद, लेकिन ये मूवमेंट कुछ दिन थोड़ा चला, कमजोर पड़ा, और 1934 में तो बहुत ही कमजोर पड़ गया, ठीक है। तो वही लिखा है रीलॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। रीलॉन्च के बाद इस मूवमेंट ने मोमेंटम खो दिया 1934 में, मतलब 1934 तक जाते जाते मूवमेंट बहुत कमजोर पड़ गया। अब इसकी कुछ खास वजहें हैं कि जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया तो वो रीलॉन्च के बाद मूवमेंट उतना स्ट्रांग क्यों नहीं चला। जब स्टार्टिंग में लॉन्च किया तो काफ़ी सपोर्ट मिला गांधी जी को, बहुत लोग जुड़े, बहुत खतरनाक रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन जब दोबारा लॉन्च किया गांधी जी ने, एक बार बीच में रोकने के बाद दोबारा लॉन्च किया, तो फिर इस मूवमेंट को उतना सपोर्ट नहीं मिला और धीरे धीरे मूवमेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ के फिर क्या होना, बंदी होना था, समझे। तो ये क्यों हुआ होगा, इसका बहुत लोगों को आइडिया तो आ गया होगा, ठीक है, और जिनको नहीं आया और जिनको आया भी उनको थोड़ा ही आया होगा, ज़्यादा तो नहीं आया होगा। तो बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड में, तो हमारे साथ बने रहें इसी जगह, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, जय हिंद, टाटा, सी यू।